मेरी आज की कहानी है षड्यंत्र। कौन सा षड्यंत्र रचा गया निम्मो के साथ। माँ जी, घर में शादी है, मेहमान आने शुरू हो गए हैं और कल रात से मन्नू का बुखार नहीं उतर रहा। ऐसे में मैं उसे देखूं या रसोई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुचिता की घबराहट से लता जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। तो परेशान न हो सुचि, दोनों भाइयों से स्नेह रखने वाली इनकी मुँह बोली बहन है ना, वही छोटे की शादी संभालेगी। सुचिता समझ नहीं पाई तो कौतूहलवश पूछ बैठी, कौन माँ जी? क्या मैं जानती हूँ उन्हें? हाँ हाँ, निमो को कौन नहीं जानता, तो भी पहचानती है उसे। अच्छा हाँ, भाई दूज पर आई तो थी, मगर वह तो ससुराल में होगी ना। नहीं रे, पिछले दिनों जब तुम मायके में थी तभी उसके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। खैर फुर्सत से बताऊंगी, अभी जाकर मेरे पोते को संभाल। यह कहकर लता जी निम्मो के घर की ओर निकल पड़ी। निम्मो, जिसका असली नाम नीलिमा था, पिता की बड़ी लाडली थी। पिता हरिलाल गांव के प्रधान थे और माँ पक्की गृहस्थन। उनका पूरा दिन अनाज खलिहान सहेजने व मजदूरों से काम लेने में निकलता था। 3 बड़े भाइयों की इकलौती बहन उम्र में सबसे छोटी थी, जिसमें सबकी जान बसती थी। बड़े भाइयों और निम्मो की उम्र में बहुत फासला था। दरअसल पिता अधेड़ हो चले थे, मगर बिटिया के शौक के कारण ही उन्होंने पत्नी को एक बार फिर प्रसूति गृह का मार्ग दिखाया। निम्मो का जन्म ईश्वर की असीम अनुकंपा लगी। घर गृहस्थी से उब चुके दंपति के घर आंगन में बेटी का खिलखिलाना जैसे किसी गरीब को दिवाली पर बोनस मिलने जैसा था। बिटिया को पूरे समय अपनी नज़रों के सामने रखते खूब लाड जताते। धीरे धीरे निम्मो बड़ी होने लगी। भाइयों के साथ जब स्कूल जाती तो मजाल था कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर भी देख ले। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। घर में काम काज के लिए भाभियाँ थी। स्कूल से आते ही निम्मो बस्ता फेंक फेंक कर सो जाती तो माँ या बाबा के जगाने पर ही जागती। इस तरह वह अल्लड़ किशोरी पहले हाई स्कूल फिर इंटर पास कर गई। 90 के दशक में छोटे गांव में कॉलेज था नहीं, तो उसकी पढ़ाई लिखाई ठंडे बस्ते में चली गई। जवान बिटिया को अकेले शहर पढ़ने भेजने से श्रेयस्कर उसका विवाह करना लगा और हरिलाल जी ने धूमधाम से एक सुयोग्य वर देखकर उसका विवाह रचा दिया। मगर सोचा हुआ कब होता है। विवाह के 5 दिन भी ना बीते कि सब कुछ बदल गया। बदलाव प्रकृति का नियम है, मगर ऐसे क्रूर बदलाव पर तो रूह कांप जाती है। यही सब सोचती लता जी नीलिमा के आंगन जा पहुंची। नीलिमा के चेहरे पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी भीगी आंखें चुरा ली। विवाह के दिन वह कितनी खुश थी। उसके सांवले सलोने चेहरे पर सोने के बड़े बड़े झुमके कैसे डोल रहे थे। लाल बनारसी साड़ी पहनकर जो लाली दुल्हनिया विदा हुई थी, वह आज एक परित्यक्ता के रूप में अत्यंत दयनीय दिख रही थी। धुंधली आंखों में जो चेहरा नजर आया, वह उस रूपसी से कितना अलग था। लता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहने लगी, निम्मो, मेरी प्यारी निम्मो, सुन, तेरे जीतू भाई की शादी है, मेहमान आने लगे हैं, थोड़ा संभाल देगी। भाभी का बच्चा छोटा है ना, उससे कुछ न किया जा रहा, इसलिए तुझे यह जिम्मेदारी सौंप रही हूँ। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, आजकल मेरा वक्त नहीं कटता, ऐसे भी घर में घटती ही रहती हूँ। वहाँ कम से कम आप सभी का स्नेह मिलेगा। उसकी बातों से निराशा साफ झलक रही थी, पर लता जी ने उस वक्त कुछ भी बोलना ठीक न समझा। गांव का समाज बदलते परिवेश से अछूता थोड़े ही था। भाई तो वैसे भी अपने परिवार की फिक्र में जीते हैं। माता पिता की भी उम्र ढलने के बाद अपनी मजबूरियां होती हैं। निम्मो, जो 1 मास पहले तक दुनियादारी से अनजान थी, वह सहसा समझदार हो गई थी। जिसने कभी खुद पानी लेकर ना पिया हो, वह घर संभालना सीख गई थी। खैर अगले दिन सुबह जब निम्मो घर आई तो सबसे पहले लता जी ने सुचिता को चाय बनाने के बहाने व्यस्त किया और उसे साथ लेकर अपने कमरे में चली आई। तुझे बुरा ना लगे बेटी, इसीलिए अब तक ना पूछा था। सच सच बता कि हुआ क्या था। खुशी खुशी शादी कर जो दूल्हा संग ले गया, वह चंद दिनों में बदल कैसे गया। क्या बताऊं काकी, मैं तो जैसे घर में रहती थी वैसे ही रह रही थी। मुझे पता नहीं लगा कि किससे बात करूं किससे नहीं। मेरे ननदोई मुझे अक्सर चिढ़ाते रहते, मुझे उनमें अपने भैया नजर आते थे। उस रोज घर में सत्यनारायण पूजा थी। पूजा की धोती लेने जब अपने कमरे में आई तो मुझे अकेली देखकर उन्होंने सामने से दबोच लिया। मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ पर जब रमेश कमरे में आए तो साथ ही ननद भी आ गई।
और फिर वह कहकर सुबकने लगी, बोल बच्चे, क्या हुआ तेरे साथ? उसके आंसू सीने पर भार स्वरूप से थे, जिसे हटाना जरूरी हो गया था। ननद चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी तो ननदोई ने मौके पर चौका लगाया। सारा दोष मुझ पर मढ़ दिया। रमेश बड़ी बहन की इज्जत करते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, माजरा पूरा ही बदल चुका था। बहनोई के बहकावे में आ चुके रमेश सबके सामने उटपटांग बोलने लगे, तुमने समझाने की कोशिश नहीं की। एक तरफ बहन की जिंदगी, दूसरी ओर मैं अकेली। उनकी भी क्या गलती है? वह मुझे जानते ही कितना थे। मेरे चरित्र पर लांछन लगाकर मुझे यहाँ भेज दिया गया और अपने परिवार को सहेज लिया। अब आप ही बताइए कि इसमें मैं क्या कर सकती थी? अब होश आ रहा है तो आस पड़ोस की मदद कर मन लगा रही हूँ। घर वालों का इतना आसरा ही बहुत है कि रहने खाने की दिक्कत नहीं है। मन छोटा न कर बेटी और नई जिंदगी शुरू करो। जिसने तुम्हारी बात ना सुनी उससे न्याय की उम्मीद बेकार है। जहाँ कद्र न हो उस राह जाना ही क्यों है? तुम अपने उत्थान में मन लगाओ। उसे ऐसा समझाया, मगर उसकी दुख भरी बातें सुनकर सन्न रह गई थी। उन्हें सपने में भी अंदाजा नहीं था कि इतने नाजुक पली लड़की के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। यह भली प्रकार समझ गई कि नीलिमा ननद नंदोई के साजिश का शिकार हुई है। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा और नीलिमा पर चारित्रिक लांछन लगाकर घर से बेघर कर दिया। यह दोष मायके वालों को अपनी इज्जत पर आंच लगी तो वे हाथ बांधकर बैठ गए। वैसे भी कोर्ट केस और पुलिस द्वारा जायदाद दिला सकते थे, प्रेम नहीं। सच ही कहा गया है कि स्त्री का जीवन दूध के कटोरे सा होता है। 2 बूंद नींबू का रस उसके अस्तित्व को खराब कर सकता है। उसे सुनकर मन में एक ख्याल बलवती हो गया कि क्यों न इस गांव की लड़कियों व महिलाओं के उत्थान के लिए उन्हें और शिक्षित किया जाए, उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जाए, ताकि भविष्य में वह किसी किस्म की साजिश का शिकार न हों। वे अपने चरित्र के स्कैनिंग के लिए दूसरों पर निर्भर न हों, अपने भाग्य की निर्माता स्वयं बने। जीतू के विवाह के कुछ दिन बाद ही लता जी ने नीलिमा के पिता के सहयोग से नीलिमा कार्यशाला की स्थापना की, जिसमें गांव की सभी लड़कियां सिलाई कढ़ाई एवं बुनाई की ट्रेनिंग करने लगी। उनके बनाए सामान को बाजार तक पहुंचाने का कार्य लता जी के बेटे करने लगे। आखिर क्यों न करते वह उनकी मदद। मुँह बोले बहन जो थी, नीलिमा के साथ साथ गांव की हर महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती चली गई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।